प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यंजन संधि हम आरंभ कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और उसमें हमने व्यंजन संधि के एक नियम को उदाहरणों के माध्यम से अच्छी प्रकार समझ लिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि के उससे आगे के नियम। आप ध्यान से देखिएगा, व्यंजन संधि के नियमों को कैसे उदाहरण से के माध्यम से समझा जाता है, आप ध्यान से देखेंगे। व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या है? व्यंजन संधि। आप इस पार्ट को देखने से पहले व्यंजन संधि के पहले भाग को जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि व्यंजन संधि कैसे होती है। तो देखिए, दूसरा इसका उदाहरण है, दूसरा नियम है व्यंजन संधि का कि संधि चिन्ह से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो। जैसे हमने पिछले नियम में भी यही पढ़ा था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, तो उस पहले वर्ण के बाद किसी भी पहले वर्ण के बाद न या म व्यंजन आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वर्ण होगा किसी भी वर्ग का, यानी कि ये होगा क, च, ट, त या प, यही होते हैं वर्ग के पहले वर्ण। यानी कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, उसके बाद न या म व्यंजन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो ये पहला वर्ण होगा इसको हम परिवर्तित करेंगे। किसमें करेंगे? अपने ही वर्ग के पांचवें व्यंजन में। यानी कि कवर्ग का पांचवा क, ख, ग, घ अंग्य होता है, चवर्ग का य होता है, टवर्ग का अण, तवर्ग का न और पवर्ग का म। यानी कि ये यहां न को हल चिन्ह, ठीक है। अगर यहां वर्ग का पहला वर्ण हो क और क के बाद आ जाए न या म, तो हम इस क को अंग्यों में बदल देंगे। आपको बाद में कोई परिवर्तन नहीं करना। आप देखिए, उदाहरण से समझें। जैसे हमारे पास शब्द है वाक जमा म्य, ठीक है। अब इस स्थिति को देखिए, यहां वर्ग का पहला वर्ण है। पिछले भी नियम में हमने यही पढ़ा था, यहां वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, और इसमें भी यही पढ़ रहे हैं कि वर्ग का पहला वर्ण हो। पिछले नियम में हमने ये पढ़ा था कि यहां किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, और यहां हम कह रहे हैं कि या तो न व्यंजन हो या म व्यंजन हो, और ये तवर्ग का पांचवा है और ये पवर्ग का पांचवा है। वहां हमने पांचवा व्यंजन नहीं लिया था, तो वो नियम और ये नियम दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। कोई मिक्सिंग नहीं है इसमें। यहां अब आप देखिए, वर्ग के पहले वर्ण के बाद म आ गया, तो इस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेंगे। यानी जिस वर्ग का ये वर्ण है पहला, इसी का पांचवा हमें देखना है, क, ख, ग, घ, अंग्य। तो हम क को अंग्य में बदल देंगे, और अंग्य कैसे लिखा जाता है, यहां साइड में बिंदु लगता है, ठीक है। और क्योंकि क स्वर रहित है, तो ये भी स्वर रहित होगा, और ये म्य। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, या फिर क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, या क्या करेंगे, इसको ऐसे यहां लिख देंगे, नीचे जो है ऐसे। तो आप एक बात देखिए कि यहां क्या किया है, आपने अनुस्वार लगा दिया। ये अनुस्वार कहां से आया? ये वाह है, ये वाह में कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। ये क है, ये अंग्य में बदलेगा, ये अंग्य आपने लिख दिया, यहां कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो ये अनुस्वार कहां से आया? अपने आप साउंड के आधार पर लगा दिया, वांग में वांग, तो आंग की आवाज आती है, वो अंग की आवाज यहां आ रही है और ये हमने लिख रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये अनुस्वार न लगाएं। दूसरी,
हम इसको बोलते हैं वांग में, क्योंकि ये अंग्य है, अंग्य, वांग 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 में बोलेंगे तो उनको लगता है कि वांग में बोला जा रहा है, तो वो अनुस्वार और ग लिख देते हैं, ये भी गलत है। फिर तीसरा ये क्या है, एक तो अनुस्वार गलत हो गया, आएगा ही नहीं। दूसरा ड का मैंने प्रयोग बताया, कहीं भी नहीं होता संधि में। और तीसरी बात कि यहाँ हल चिन्ह से युक्त है, आधा है, और ये हम पूरा लिख रहे हैं। ये ऐसे आना चाहिए और ये आना नहीं चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए, तब जाकर ये सही होगा। तो इसको आप ध्यान रखें। तो एक उदाहरण आपने ये समझा। अब मैं आपको नियम के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और बाद में, असली नियम तो ये है, जो सही है नियम, कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण व्यंजन आ जाए। किसी भी वर्ग का पांचवा, यानी कि कवर्ग का पांचवा ये हो गया, चवर्ग का ये हो गया, टवर्ग का न हो गया, तवर्ग का न हो गया और पवर्ग का म हो गया। नियम तो ये है कि बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा आ जाए, लेकिन क्योंकि हिंदी में ऐसे शब्द ही नहीं है कि जिसके आरंभ में ये आते हों, इसलिए हमने इस नियम को शॉर्ट कर दिया कि किसी भी वर्ग का पांचवा नहीं, बच गया हमारे पास न या म। हिंदी में शब्द ही ऐसे होंगे जहां आरंभ में या तो न आएगा या म आएगा। इनसे शुरू होने वाले शब्द संस्कृत में तो कोई मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं है। इसलिए हमने नियम कर दिया कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा की बजाय हमने कर दिया न या म व्यंजन आ जाए, तो हम इस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके अन्य उदाहरण लिखता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, दिक् जमा नाग। यहां वर्ग का पहला वर्ण है, यहां न आ गया, तो इस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेंगे। क को पांचवें में बदलेंगे तो क, ख, ग, घ, अंग्य, तो ये अंग्य में बदल जाएगा। ध्यान रखना है आपको, क स्वर रहित है तो अंग्य भी स्वर रहित हो, ऐसे दिंग नाग। जैसे दिग्गज शब्द था कि दिशाओं के हाथी, ऐसे ही दिक् जमा नाग, नाग का अर्थ सांप भी होता है और नाग का अर्थ हाथी भी होता है। यहां नाग का अर्थ हाथी है, तो दिशाओं के हाथी। ठीक है, ये दिंग नाग और दिग्गज और दिग्गयंद तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। अब आप देखिए, षट जमा मास। यहाँ ट है वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ म आ गया, तो इसे अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ ट को ण में बदलेंगे, आधे में बदलेंगे, तो आधा रूप ण का होता है ऐसे, तो आपको ऐसे ही लिखना है, पूरा लिख के हल चिन्ह नहीं लगाना। क्षण मास, बाद में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना यहाँ। ठीक है, यहां आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। तो षट जमा मास, क्षण मास, यानी कि षट मैंने होता है 6, मास मैंने महीने, 6 महीनों को क्षण मास कहा जाता है। षट जमा मुख, तो यहां भी ट वर्ग का पहला वर्ण, म आ गया, तो इसको अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेंगे और ये मुख, क्षण मुख। तो षणमुख कहा जाता है षडानन को, यानी कार्तिकेय को। कार्तिकेय को षडानन और षणमुख दोनों ही कहा जाता है, क्योंकि उनके 6 मुख माने गए हैं। जगत जमा नाथ, ये फिर जगत आ गया। आप देखें, त को हल चिन्ह है। जगत यानी संसार का जो नाथ है, स्वामी है, तो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ न आ गया, तो इसे अपने ही पांचवें में बदलेंगे। त, थ, द, ध, न, त को न में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा जगन। आधा न लिखना है और ये नाथ, जगन्नाथ। इसी तरह यहाँ त के बाद वर्ग के पहले वर्ण के बाद न आ गया, तो इसको भी पांचवें में बदलेंगे, बृहन। ठीक है, और ये नला, बृहन नला अर्जुन का एक नाम था। ठीक है, तत् जमा में, यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ म आ गया, तो इसे पांचवें में बदलेंगे, ये न में बदल जाएगा और में, तन में। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, उत जमा नति। यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ न आ गया, तो त को पांचवें में बदलेंगे,
न में, त न में बदलेगा, और नति, उन्नति। यहाँ सत जमा मार्ग, तो यहाँ क्या होगा, वर्ग का पहला वर्ण म व्यंजन आ गया, न या म में से होना चाहिए, न व्यंजन म व्यंजन आ गया, तो इसको अपने पांचवें में बदलेंगे, न में सन मार्ग यानी सही मार्ग। सत जमा मति, तो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण म आ गया, तो इसे अपने ही वर्ग के पंचम में बदल देंगे, न में, और मति, सन्मति। जैसे प्रार्थना है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति मैंने अच्छी, मति मैंने बुद्धि, सबको अच्छी बुद्धि दो, सद्बुद्धि भी कह सकते हैं। सद्बुद्धि में वो पहले वाला नियम लागू हो जाएगा, जैसे सत जमा बुद्धि, तो इसमें क्या होगा, वर्ग का पहला वर्ण यहाँ प फ ब आ गया, तो यहाँ तीसरा वर्ण आ गया, तो इसलिए यहाँ व्यंजन संधि का पहला नियम लागू होगा, और पहले नियम के अनुसार इसको अपने वर्ग के तीसरे में बदलेंगे, द में सद बुद्धि, सत जमा बुद्धि सद्बुद्धि, और सत जमा मति सन्मति। अर्थ एक ही है, दोनों में नियम अलग अलग लागू हो रहे हैं। यहाँ है उत जमा मुख, उत मैंने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जिसने मुख कर रखा है वो है उन्मुख। तो यहाँ त है वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ म है आ गया, तो इसको पांचवें में बदलेंगे, उ त का न हो जाएगा, उन्मुख यानी जो ऊपर की ओर मुंह किए हुए हो उसे उन्मुख कहा जाता है। सत जमा निधि, तो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ न आ गया, तो आप त को आधे न में बदल देंगे। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको निधि लिखना है, न को छोटी ई है, जब आप यहाँ न लिखेंगे तो छोटी ई यहाँ से नहीं यहाँ से आएगी, ठीक है, सन्निधि। आगे बृहत जमा नेत्र, बृहत माने विशाल, विशाल नेत्र, विशाल आंखें, तो यहाँ त है वर्ग का पहला वर्ण है, और यहाँ न आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, ऐसे बृहन, और ये हो जाएगा नेत्र, बृहन नेत्र, ठीक है। इसके बाद उत जमा मीलन, तो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण म आ गया, तो ये न में बदल गया, और ये मीलन, उन्मीलन, उन्मीलन, ठीक है। आगे देखिए उत जमा मेष, उन्मीलन का मतलब होता है फूल का खिलना, विकसित होना, या आंखों का खुलना, यही इसका अर्थ है, यही इसका अर्थ है। दोनों शब्दों का यहाँ जो हम संधि से बनाएंगे उनका सेम अर्थ है, आंखों का खुलना या फूलों का खिलना। उत जमा मेष, त के बाद म आ गया, तो ये त न में बदल गया, उन और मेष, उन्मेष का मतलब आंखें खुलना या फूल का विकसित होना। एक उदाहरण और देखिए आप, यहाँ शब्द है अप और यहाँ है मैं, अप जमा मैं, इसका कैसे होगा, इसी तरह से होगा, अलग नहीं है कुछ भी। प है यहाँ, प वर्ग का पहला वर्ण है और म आ गया, तो प को अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल देंगे। इसका पांचवा कौन सा होगा, प फ ब भ म, तो ये जो प है ये म में बदल जाएगा और ये मैं हो गया। अप जमा मैं, अम्य। अप का मैंने अर्थ बताया था, अप का अर्थ होता है जल, और मैं मैंने युक्त, जल से युक्त, जल से भरा, जल से पूर्ण, उसको अम्य कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम। ये आप देखिए व्यंजन संधि का तीसरा नियम, त संबंधी विशेष नियम। इसमें त से संबंधित नियम है कि त के बाद अलग अलग किस प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं, तो त में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यहाँ आप देखिए पहला नियम, अगर संधि चिन्ह से पहले त व्यंजन है और उसके बाद च या छ, इन दो व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आ जाता है, तो त व्यंजन को च व्यंजन में परिवर्तित किया जाता है, या यूं कहिए कि त च में बदल जाता है। ठीक है, त के बाद ज या झ आता है तो त ज में बदल जाता है।
त के बाद ट या ठ दोनों में से कोई भी एक व्यंजन आ जाए तो ट व्यंजन में यानी पहले रूप में बदल जाता है। त व्यंजन के बाद ड या ढ दोनों में से कोई भी एक व्यंजन आ जाए तो त ड व्यंजन में ये यहाँ हल चिन्ह आएगा। त व्यंजन ड व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है और त के बाद ल आ जाए तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम में मुख्य बात तो ये है कि जैसे ये दो का जोड़ा है, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो त जो है वो पहले में ही परिवर्तित होगा। दूसरी बात ये है कि परिवर्तन केवल इस त में होगा, बाद के व्यंजन में और बाद का जो पूरा शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसे देख लेते हैं। उत जमा चारण, यहाँ आप देखेंगे त व्यंजन है और यहाँ च है। त के बाद च आ गया, आप याद रखें त के बाद च या छ आ जाए, त को च में बदल दें आधे में तो उ त जो है वो च में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपने लिख दिया उ और त जो है वो बाद में च आने से ये भी च हो गया, तो क्योंकि त आधा है तो आधे ही च में बदलेगा। और चारण उच्चारण, उत जमा चारण उच्चारण। शरत जमा चंद्र, यहाँ भी त है और च आ गया तो त को च में बदल देंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल जो पहले का त व्यंजन है उसको कभी च में, ज में, ट, ड, ल में बदल देना है और उसको जोड़ देना है। ठीक है, किस में बदलना है उसके लिए आपको इन नियमों को ध्यान रखना है। त के बाद च आ गया, त को च में बदल देंगे, श र, अब त नहीं रहा, च में बदल गया आधे में, ऐसे शरच और ये चंद्र। दो च हो जाएंगे क्योंकि एक च तो पहले से दिया ही हुआ है यहाँ यहाँ, ठीक है, और एक च त का बदला हुआ रूप हो गया। ठीक है, ऐसे ही सत जमा चरित्र, तो ये हो गया स, त के बाद च आ गया, इसको च करेंगे सत चरित्र, यानी अच्छा चरित्र को सच्चरित्र कहते हैं और सच्चरित्र का विलोम होता है दुष्चरित्र। ऐसे लिखते हैं दुष, ये लिखेंगे तालव्य श लिखेंगे दुष्चरित्र, ये सच्चरित्र का विलोम है। दुर्चरित्र नहीं होता, दुष्चरित्र होता है। ठीक है, उत जमा छिन्न, तो उ त के बाद यहाँ छ आ गया, त के बाद छ आ जाए तो भी आपको त को च में ही बदलना है, तो आपने इसको च में बदल दिया। अब छ को छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा यहाँ से आ जाएगी उच्छिन्न। उच्छिन्न का अर्थ होता है कटा हुआ। सत जमा जन, सत मैंने भला, जन मैंने व्यक्ति, तो यहाँ स, त के बाद ज आ गया, त के बाद ज आए तो त को ज कर देंगे, तो इस त को आप ऐसे ज कर देंगे और ये जन, सत जमा जन सज्जन। आप ध्यान रखें, सज्जन शब्द के साथ कभी भी आदमी या लोग शब्द नहीं लगाते। ऐसे नहीं कहते कि वे बहुत सज्जन लोग हैं या वह सज्जन आदमी है, नहीं, वह सज्जन है, वे सज्जन हैं, ऐसे कहेंगे, क्योंकि लोग या आदमी वो इसके अंदर आ चुका है। सज्जन शब्द का मतलब ही होता है सत है जो जन, भला है जो आदमी, इसमें कर्मधारय समास होता है। ठीक है, उत जमा ज्वल, तो यहाँ आप देखेंगे त के बाद ज आ गया तो त को हम ज में बदलेंगे, आधा त है आधे ज में बदलेगा, और ये ज पहले से ही आधा है इसलिए उज्ज्वल शब्द में दो आधे ज होते हैं। ठीक है, और व और ल, आमतौर पर गलती क्या करते हैं, उ आधा ज पूरा ज कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जिसके कॉन्सेप्ट मजबूत है ना वो अच्छी प्रकार से कर लेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उत जमा ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। विद्वत जमा जन, विद्वत मतलब विद्वान, जन मैंने लोग, जो विद्वान लोग हैं उनको विद्वज्जन कहा जाता है। त के बाद ज आ गया तो त को ज में बदल देंगे, वि द्व, यहां तक कोई अंतर नहीं पड़ेगा, त ज में बदलेगा आधे ज में, और ये जन, विद्वज्जन। यहाँ जगत जमा जननी, तो त के बाद ज आ गया तो इस त को भी ज में बदल देंगे आधे में, और ये जननी, जो सारे जगत की जननी है। यहाँ देखो जगत में त को हल चिन्ह है। यावत जमा जीवन,
यावत का मतलब होता है तक या पर्यंत, जब तक जीवन है, यानी जीवन तक, जीवन पर्यंत, यावत जीवन कहते हैं। यहां अव्ययी भाव समास है। यहां आप देखेंगे त के बाद ज आ गया, तो या व त को भी आधे ज में बदलेंगे, ये जीवन शब्द लिख देंगे, यावत जीवन। अव्ययी भाव समास में ये इस तरह से समस्त पद के रूप में आता है, हमें इसका विग्रह करना होता है और इसके समास का नाम बताना होता है। तो यावत जीवन का विग्रह करेंगे जीवन पर्यंत या जीवन तक, ठीक है। और अव्ययी भाव समास है क्योंकि यावत जो है वो एक अव्यय है, ठीक है। इसके बाद तड़ित जमा ज्योति। आप इस तड़ित शब्द को ऐसे भी देखते होंगे, तड़ित, ये हिंदी में तड़ित होता है, निस्संदेह कोई गलत नहीं है, और संस्कृत में ऐसे होता है, इसलिए मैंने ये रूप लिख दिया है। दूसरा रूप भी हो सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क ये है कि ये संस्कृत का है और वो हिंदी का है, ये ध्वनि संस्कृत में है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिया। तो तड़ित जमा ज्योति, तो यहां त के बाद ज आ गया, तो इस त को आधे ज में बदलेंगे, और ये ज पहले से ही आधा है तो दो आधे ज हो गए, तड़ित ज्योति। यानी ज्योति मैंने प्रकाश, चमक, तड़ित मैंने बिजली, बिजली की चमक को तड़ित ज्योति कहा जाता है। यहां आप देखेंगे त के बाद ट आ रहा है, त के बाद ट आता है तो त को भी ट कर देते हैं। ये त जो है वो ट में बदल गया, तट, और ये टीका, तट टीका, यानी उसकी टीका। ये टीका क्या है? ये टीका माथे पर लगाने वाला टीका नहीं है, ये इंजेक्शन वाला टीका नहीं है, ये टीका ग्रंथ होते हैं जिसमें किसी विद्वान पुरुष द्वारा लिखी गई कोई रचना है और उस रचना की व्याख्या करके उसे समझाया जाता है, और उसकी विशेषता, उसके ऊपर कोई उसका भाव क्या है, उसमें छंद क्या है, उसमें अलंकार क्या है, यानी उसका पूरा विश्लेषण विवेचन किया जाता है, उसे टीका ग्रंथ कहा जाता है। तो उसे वो है टीका, तो तट टीका, उसकी टीका। तो यहाँ ट एक आधा एक पूरा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ऊपर और एक ये नीचे, तट टीका। जैसे हम छुट्टी शब्द लिखते हैं, छुट्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक आधा और एक पूरा के कारण हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छुट्टी, पट्टी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आगे देखिए, बृहत जमा टीका, विशाल टीका, ग्रंथ को बृहत टीका कहा जाता है। तो यहां त के बाद ट आ रहा है, तो त को ट में बदल देंगे, ऐसे बृहत टीका। यहां भी इसी तरह से ऊपर नीचे के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे बृहत टीका, ठीक है। उत जमा डयन, ये क्या होता है? त के बाद ड आ गया, त के बाद ड आने से त को ड में बदल देते हैं, ये हो गया ड, और ये डयन, उड्डयन। तो एक ड आधा एक पूरा, इसको भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं ऐसे, उड्डयन। आपने ऐसे लिखा देखा होगा, जैसे अड्डा, अड्डा शब्द ऐसे भी लिखा होता है और अड्डा शब्द ऐसे भी लिखा होता है। हड्डियां शब्द है, टिड्डियां शब्द है, तो ये ऐसे भी लिखे हो सकते हैं दोनों रूपों में, ठीक है। उड्डयन का मतलब होता है उड़ान, जैसे हमारे भारत सरकार का, केंद्र सरकार का एक मंत्रालय होता है, उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। तो उड्डयन मतलब मंत्रालय होता है जो विमानों के बारे में पूरा मंत्रालय होता है। तो उड्डयन का अर्थ होता है उड़ान। उत जमा डीन, यहां त के बाद ड आ गया, तो त को ड में बदल देंगे, ऐसे बदल दिया, और ये डीन, उड्डीन। उड्डीन का अर्थ होता है उड़ान भरता हुआ, ये विशेषण है, उड्डयन का विशेषण है उड्डीन, उड़ान भरता हुआ। और उड्डीन का विलोम होता है अवडीन, उड्डीन का विलोम अवडीन। उड्डीन होता है ये नीचे से ऊपर की ओर उड़ान भरता हुआ, और अवडीन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर लैंड करता हुआ, ठीक है, नीचे आता हुआ अवडीन होता है। तो उड्डीन का विलोम है अवडीन। उत जमा लास, अब ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां हमने बताया कि त के बाद अगर ल आ जाता है तो त को भी ल में बदल देते हैं। तो यहां आप देखिए त के बाद ल आ गया, सभी में एक साथ देख लें तो पहले वाले त को ल में बदल देना है और कुछ भी नहीं है, तो त ल हो जाएगा उल लास, ठीक है। उत जमा लेख,
उल त ल में बदल गया, और लेख त को ल में क्यों बदला, क्योंकि त के बाद ल आए तो त भी ल में बदल जाएगा। तो उल्लंघन, देखो उल्लंघन क्या होता है, उत्मैने होता है ऊपर से, लंघन होता है लांघना, ऊपर से लांघ कर जब हम चले जाते हैं तो उसे उल्लंघन कहते हैं। जैसे नियम होते हैं, नियम बनाए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन नियमों की उल्लंघना कर देते हैं, उनको हम पार कर जाते हैं, ठीक है, नहीं मानते तो वो होता है उल्लंघन। तो उल्लंघन में दो ल आएंगे, एक आधा और एक पूरा, ठीक है, पूरा तो दिया ही हुआ है और आधा इस ल त से ल में बदल गया। तो अगर हम उल्लंघन शब्द ऐसे लिख दें तो ये गलत है, ये लंघन और ऊ नहीं है, ये उत और लंघन था। तो उत का जो त है वो ल में बदला, वो कहाँ गया, ल नहीं है ना इसमें, तो ये गलत है। ये शुद्ध वर्तनी में कई बार आता है, ये शुद्ध वर्तनी आपकी मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले संधि, संधि के बाद समास, समास के बाद उपसर्ग और उपसर्ग के बाद प्रत्यय, प्रत्यय के बाद हम शुद्ध वर्तनी पे आएंगे, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में आपको संधि भी काम आएगी और उपसर्ग भी काम आएंगे, इसलिए मैं उसको पहले करवा नहीं रहा, ठीक है, बाद में करवाऊंगा। तत् जमालीन, अब यहां त के बाद ल आ गया तो त को ल में बदलेंगे तल लीन, यानी उसमें लीन, डूबा हुआ। विपत जमालीन, विपत होता है विपत्ति, मुसीबत, मुसीबत में डूबा हुआ। तो यहां त के बाद ल आ गया तो त को ल में बदल दिया विपल, और ये लीन, विपल लीन। आप ये मत देखिए कि भाई ये शब्द आपने देखे नहीं हुए, बहुत सारे शब्द हैं जो आपने नहीं देखे हुए, ठीक है, अब आप देख लेंगे धीरे धीरे, आप नियमानुसार बनाते जाइए। उत जमा लिखित उ, त को ल में बदल दिया आधे में, लिखित तो यहां छोटी ई की मात्रा यहां से नहीं आके यहां से आ जाएगी उल्लिखित। अब यहां एक बात और बता देता हूं कि व्यंजन संधि के हमने पहले नियम में पढ़ा था कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। अब यहां क्या है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा आ रहा है, जैसे त वर्ग का पहला वर्ण है और यहां तीसरा च, छ, ज और झ, तीसरा और चौथा आ रहा है। लेकिन वहां हमने किया था त को द कर देंगे, यहां हम त को ज में बदल रहे हैं। तो एक ही नियम यहां कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, विरोधाभास हो रहा है। जैसे हमने कहा था कि पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा आ जाए, यहां भी ऐसे ही हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, बाकियों में तो नहीं हो रहा, हाँ एक इसमें हो रहा है, हाँ तीन में। तो यहां भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद ट, ठ, ड, ढ तीसरा या चौथा आ रहा है। यहां भी य, र, ल, व, ह हमने कहा था, तो यहां पहले के बाद ल आ रहा है। तो ये तीनों नियम ऐसे हैं जो बिल्कुल पहले वाले के बिल्कुल साथ है, सेम है यहां स्थिति, लेकिन परिवर्तन सेम नहीं है। परिवर्तन के अनुसार, उस नियम के अनुसार देखें तो त को द में बदलना चाहिए, यहां भी और यहां भी, लेकिन बदल रहा है ज में, ड में या ल में। तो ये शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इन सारे शब्दों में त के बाद जब ज या झ आएगा तो झ में बदलेगा, ड या ढ आएगा तो ड में बदलेगा, और ये इस तरह से त के बाद जब ल आएगा तो वहां त ल में ही बदलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद त से संबंधित सिर्फ दो नियम और हैं, उन पर हम चर्चा करके आज की इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये देखिए आप, दूसरा नियम, त संबंधी विशेष नियमों में दो नियम ये हैं। ये नियम ऐसे हैं, देखिए त के बाद श आ जाए, त के बाद जब ये तालव्य श आ जाता है तो त च में परिवर्तित होता है और श छ में परिवर्तित होता है। यानी ये दो नियम अलग इसलिए है क्योंकि पिछले 5 नियमों में हमने किया था कि त के बाद कोई भी व्यंजन आ रहा था, परिवर्तन केवल त में हो रहा था। यहां परिवर्तन हो रहा है त में भी और बाद वाले व्यंजन में भी, यानी कि संधि चिन्ह से पहले और बाद दोनों तरफ परिवर्तन होगा, इसमें भी और इसमें भी। त के बाद जब श आ जाए त च में बदलेगा और श छ में बदलेगा। त के बाद ह आ जाए तो त द में बदलेगा और ह ध में बदलेगा, ठीक है। जैसे उत जमा शिष्ट, तो यहां क्या है, त है, यहां श है, ठीक है। ये ई है, ई तो बाद में है, जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो श जमा ई, ई परे चला जाएगा।
तो त के बाद श आ गया, ये स्थिति हो गई। तो त को बदलेंगे च में। आप इस त को च में बदल दें, आधा त है आधे च में बदल जाएगा। फिर श व्यंजन को बदलेंगे छ व्यंजन में। केवल व्यंजन में परिवर्तन करना है। इस श के साथ जो भी स्वर जुड़ा है वो स्वर इस छ के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे। और श और ट, तो यहां आपको दोनों तरफ परिवर्तन करना है। और क्या करना है वो आपने देखना है, यानी कि त श हो तो उसको च छ में बदलना है, इसको च में, इसको छ में। ठीक है, जैसे आपने कहा उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब होता है जो हम खाकर थाली में जूठा छोड़ देते हैं, जूठन को उच्छिष्ट कहा जाता है। उत जमा श्वास, यहां भी आप देखिए त के बाद श है, तो त को आप च में बदलेंगे, त को च में और श को छ में। तो श आधा है, ये आपको ध्यान रखनी है चीजें सारी। छ आधा है, श तो छ को भी आधा ही लिखेंगे और आधा इस तरह से होगा उच्छ्वास। ठीक है, यहां उत जमा शास्त्र, तो त के बाद श आ गया, तो त को आप च में बदल दें और श को छ में बदल दें। कुछ भी कठिन नहीं है, त और श बदलेगा च और छ, बस। तो यहां श को छ कर दिया और जो श में आ का स्वर है तो ये आ स्वर साथ में लगा देंगे, उच्छास्त्र बन गया। ठीक है, तत् जमा शिव। उच्छास्त्र का मतलब होता है शास्त्रों के विरुद्ध। उत मैंने ऊपर, यानी शास्त्रों से भी ऊपर, शास्त्रों को भी लांघ गए, शास्त्रों को मानने से इनकार कर दिया, उसके विरोध में हो गए। शास्त्रों के विरुद्ध जो चीज होती है उसे कहते हैं उच्छास्त्र। तत् जमा शिव, तो यहां त के बाद श आ गया, तो त को च कर दें, श को छ कर दें और यहां छोटी ई है, यहां छोटी ई लगा दें, तच्छिव। ठीक है, तत् जमा शंकर, यह स्टेट में आया हुआ था, तो यहां त को च कर दें, श को छ कर दें, ऊपर अनुस्वार है ये लगा दें, तत्शंकर। ठीक है, सत जमा शासन, अब यहां त के बाद श आ गया, तो त को च में बदलेंगे, श को छ में बदलेंगे, आ आधा स और आ स और न। सत जमा शासन सच्छासन, अच्छा शासन। सत जमा शास्त्र, अब आप यहां देखिए, तो यहां स त के बाद श आ गया, त को च में बदलेंगे, श को छ में बदलेंगे, सच्छास्त्र। मीनिंग वही है, केवल ध्वनियों में परिवर्तन आया है। अर्थ जमा श्रृंखल, संधि में ध्वनियों में परिवर्तन आता है, अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। उत जमा श्रृंखल, अब आप यहां देखें उ त है, त के बाद ये श है, ये जो श्री है ये ऐसे, और ये कैसे बनता है, ये श व्यंजन में री स्वर जोड़ने से बनता है। तो ये जो रूप है ये श है, यही श है। ठीक है, बाद में इसमें री जुड़ गया, री जुड़ने से ये री यहां लग गया, यहां लगने की बजाय, क्योंकि श को जब री जुड़ता है तो श का रूप ऐसा हो जाता है, तो ये श है। ठीक है, तो श को बदलेंगे, पहले त को बदलेंगे च में, ठीक है, और श को बदलेंगे छ में, ये श है, ये ठीक है, और ये री है तो ये री यहां लग जाएगा, क्योंकि आपको व्यंजन को बदलना है, आपको स्वर को हटाना नहीं है। ठीक है, मृत जमा शकटिक, अब यहां आप देखिए, मृत का अर्थ होता है मिट्टी, शकटिक का मतलब होता है गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। संस्कृत का एक नाटक है मृच्छकटिक। यहां त है, त के बाद श आ गया, तो त को च में बदल दिया और श को छ में बदल दिया, मृच्छ कटिक। ठीक है, उत जमा हार, त के बाद ह आ गया। अब यहां देखो ये वाला नियम हो गया, त के बाद ह आ जाए तो त को द में बदलेंगे, ह को ध में, यानी कि त ह बदलेगा द ध में, ये द में, ये ध में, बस आप बदलते जाइए। त के बाद ह आ गया तो त को आप द में बदल देंगे, ह को ध में बदल देंगे, ऐसे उद्धार। और द के बाद ध ऐसे भी लिखा जा सकता है,
दोनों ही रूप सही हैं। उत जमा हरण, त के बाद ह आ गया तो क्या करेंगे, त को द में, ह को ध में, त को द में और ह को ध में, उद्धरण। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। उत जमा हरित, तो यहाँ त के बाद ह आ गया, त को आप बदलें द में, ह को बदलेंगे ध में, री की मात्रा है लगा देंगे उद्धरित। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, द के पैर में ध आ गया और री की मात्रा लग गई। उत जमा हत, तो उ त द में बदला, ह ध में बदला और त उद्धत। उद्धत मैंने हठी, ठीक है, जिद्दी, उसे कहते हैं उद्धत। पत जमा हति, तो प त के बाद ह आ गया, त को द में बदलेंगे, ह को ध में बदलेंगे, पद्धति। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पद्धति। और इसके बाद तत जमा हित, त के बाद ह है तो त को बदलेंगे द में और ह को बदलेंगे ध में, तद्धित, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो दूसरा नियम है, ये जो त का ये जो अलग से दूसरा नियम है जिसमें दोनों में परिवर्तन हो रहा है, कहीं कहीं ये उस जो हमने सबसे पहले व्यंजन संधि के वीडियो पार्ट 1 में जो हमने पहला नियम किया था उसमें कहा था कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या य र ल व ह आ जाए। तो जैसे यहाँ ह आ रहा है तो इसके अनुसार तो हमें त को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलना चाहिए था, त को द में बदलना चाहिए था, वो तो हम बदल ही रहे हैं। लेकिन वहां ह को परिवर्तित नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम यहां कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास हो रहा है। तो आपको ये सारे शब्द ध्यान रखने हैं, ये इतने ही हैं, ठीक है, ये ह वाले इतने ही है, ये 1 2 3 4 5 6, एक आध कोई और होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि यहां त के बाद ह आएगा तो त को आप द में और ह को ध में बदलेंगे। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि असल में ये एग्जांपल्स संस्कृत से आए हैं। संस्कृत में कहीं उत है, कहीं उद है, कहीं तत है, कहीं तद है, कहीं सत है, कहीं सद है। तो हिंदी ने कहीं किसी रूप को माना है, कहीं किसी रूप को माना है। संस्कृत ने एक उपसर्ग को एक रूप में मानकर और उसे सिद्ध किया हुआ है, लेकिन हिंदी में उस उपसर्ग को दूसरे ढंग से मान लिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं नियमों में विरोधाभास भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि हिंदी ने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सरलीकरण किया है और उस सरलीकरण को करते करते थोड़ा बहुत विरोधाभास हो गया है। उसे आपको ज्यों का त्यों ही ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि व्यंजन संधि आपको समझ में आ रही होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से एक एक शब्द को अच्छे प्रकार से उसमें नियम कैसे लागू हो रहा है ये समझाते हुए आपको संधि को समझाऊं। मेरा प्रयास जारी है और जारी ही रहेगा। आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।